नमस्कार। जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर लिखित पाठ है आंखों देखा गदर या माझा प्रवास के विषय में हम लोग बात किए थे। और आज हम लोग उसी पाठ को ये पेज नंबर 32 से आगे बढ़ेंगे। उसी पाठ में पेज नंबर 32 से आगे पढ़ना है। ये 31 हो गया। इसके बाद आपको यहाँ 32 आता है। यहाँ तक मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, जो पार्ट 1 हुआ। उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो आज से यहाँ से आरंभ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बैठे होंगे और इसको देखेंगे, वीडियो को देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, पसंद आएगा तो कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये तो रिक्वेस्ट रहता ही है। तो रात गई, युद्ध का 11वां दिवस आ पहुंचा। अब 11वां दिवस है युद्ध का। झांसी की रानी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रही है। आज 11वां दिवस है युद्ध का। बाई साहब तलवार बांधे हुए चारों तरफ सबको हिम्मत बंधा रही थी। गोलंदाजों को बख्शीशें दी गईं। गोलंदाज गोला भरने वाले, तोप में गोला भरने वाले की गोलची भी कहते हैं उसको, उसका एक पोस्ट होता है। तो उन लोगों को बख्शीशें दी गई, मतलब इनाम दिए गए। जो तोपें बंद हो गई थीं वे फिर शुरू हो गई। इनाम में कितनी ताकत है बख्शीश में, कि जैसे ही गोलंदाजों को बख्शीशें मिली तो बंद तोपें फिर शुरू हो गईं। अंग्रेज़ों ने अपनी सारी गरनाली तोपें किले पर ही लगा दी। अंग्रेज़ पूरी ताकत से लड़ रहे थे। जैसे अपनी सारी बंदूकें निकाल करके गरनाली जो उनके पास जो बंदूक तोप वगैरह जो भी थी वो किले पर लगा दिए थे। अब तो महलों में हाहाकार मच गया। उस दिन महलों पर ही अंग्रेजी तोपों की शनि दृष्टि थी। शनि दृष्टि थी मतलब बहुत ज़ोर से प्रहार कर रहे थे अंग्रेज। मतलब ये महारानी की सेना के लिए स्थिति खराब थी। परंतु खास महल को कोई नुकसान न पहुंचा। खास महल जिसमें महारानी के लोग रहते थे। बादशाही ज़माने का चूने से बना हुआ मजबूत महल कुछ यूं ही टूट सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत मजबूत था। जहाँ गोला पड़ता वहाँ उतना बड़ा छेद हो जाता। यूँ 2-3 छतों में भम्भक हो जाते थे। भम्भक माने थोड़ा बड़ा होल, बड़ा सा छिद्र, उसको बोलते हैं भम्भक। ये देहाती भाषा है। इधर का लोग बोलता है कि भम्भक माने बहुत बड़े क्षेत्र को बोलते हैं भुम्हाड़ हो गया। भुम्हाड़ हो गया मतलब भम्भक हो गया। और गोला नाकाम हो जाता था। परंतु ऐसा नुकसान भी कुछ कम न हुआ था। महल के हर एक दालान पर गोले पड़ने लगे। तब तो सब लोग घबराकर नीचे की एक कोठरी को निर्भय स्थान समझकर उसमें भरने लगे। उस कोठरी के ऊपर 5 मंजिलें थीं। भरते भरते उसमें 64 आदमी जमा हो गए और वह ठसाठस हो गई। ठसाठस हो गई मतलब लोग बहुत मात्रा में उसमें आ गए, बहुत संख्या में। मैं भी उस कोठरी में था। हमारे श्रीमान लेखक जी भी उस समय उसी कोठरी में थे। मृत्यु के सांस छोड़ने की भी जगह न थी। मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। पूरी 4 घड़ी उसमें काटी। मृत्यु के भय से बढ़कर दूसरा कोई भय नहीं। सही बात है, मौत जब सामने खड़ी होती है तो भय लगता है। और लेखक का कहना है कि मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। सबके ही जीव कसमसा रहे थे। सभी के जीव मतलब सबके मन में भय पैदा हो रहा था। परंतु बाई साहब के गोलंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई। अंग्रेज़ों की तोपों को खाली कर दिया। तब कहीं जाकर महल में गोले पड़ने बंद हुए और सब लोग उस कोठरी में से बाहर निकले। इस तरह लगातार 11 दिन तक लड़ाई चली। फिर शाबाश है उस स्त्री को। उस रात को जो रोज़ की तरह बाई साहब शहर के किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थीं, इतने में ही एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपयों का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेज़ सरकार को जब जय मिलती दिखाई नहीं देती। जय मतलब विजय। उनका गोला बारूद भी अब
चुक गया है, उनका गोला बारूद भी अब चुक गया है। इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। यह सुनकर बाई साहब को कितना आनंद हुआ होगा, यह तो उनका मन ही जानता होगा। उनके चेहरे पर और भी दमक आ गई और उनकी शक्ति और हिम्मत दुगुनी हो गई। उस रात को 2 बजे के लगभग निश्चिंत होकर वह गहरी नींद में सो गईं। लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे। कहीं किसी भेदिए ने न्यूज दिया, समाचार दिया कि कल अंग्रेज सरेंडर बोल देंगे या भाग जाएंगे। लगभग पाँव फटने के समय, सुबह होने के समय, भोर होने के समय, सूर्योदय होने के समय, ये मतलब पाँव फटना के समय शहर के दक्षिण बाजू की तोप एकाएक बंद पड़ गई। यह खबर लेकर एक आदमी आया और बाई साहब को जगाकर उसने सारा हाल कहा। सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया और हमारे प्राण भीतर ही भीतर घुटने लगे। हर हर 88 पहर तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया। भयंकर युद्ध हुआ। सर कर लिया मतलब जीत गए अंग्रेज। 6ठी मंजिल पर जाकर मैं देखने लगा। उस समय सवेरे का धुंधला प्रकाश पड़ रहा था। देखा हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गट्ठर रखाए, उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दीवार चढ़े आ रहे हैं। देखते ही देखते वे ऊपर आ पहुँचे। घास वालों ने दीवार के पास पहुँचते ही अपने सिर के गट्ठर एक पर एक फेंक कर सीढ़ी बना दी और उसके ऊपर से होकर गोरे सिपाही उतरने लगे। दीवार पर बाई साहब के सिपाहियों में से कुछ तो भाग निकले और जो शूर थे, जो वीर थे, शूर मतलब वीर, उन्होंने यथाशक्ति गोरों को रोका, परंतु वे बेचारे बहुत थोड़े थे, इसलिए मार डाले गए। बहादुर लोगों की संख्या हमेशा से कम होती है। 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हजारों गोरे शहर की दक्षिण दीवार पर दिखाई देने लगे। बाई साहब ने जैसे ही हकीकत को समझा, वैसे ही सहस्त्र बिच्छुओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ। पराजय देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। चेहरे की आब उतर आई। आब मतलब जोश। चेहरे पर जो रौनक होती है वह पराजित होने पर आदमी अपनी प्रतिभा आभा खो बैठता है। चेहरे का जो तेज होता है वह समाप्त हो जाता है, मलिन हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? भय, दुख और आश्चर्य से चित्त ऐसा उद्विग्न हुआ कि क्या करना चाहिए उन्हें सूझता ही न था। बाहर आकर शून्य दृष्टि से वे दक्षिण दिशा की ओर देखने लगीं, जहां हजारों गोरे सिपाही बढ़े चले आ रहे थे। परंतु बाई साहब हम भट्ट भिक्षुकों की तरह कुछ नादान थोड़े ही थीं। भय और विचार भट्ट भिक्षुक, ये लेखक अपने आप को भट्ट भिक्षुक बता रहे हैं। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर हो गया। तुरंत ही बाई साहब को शूरत्व का आवेश आ गया। वे वीरांगना थीं, उनको अपने वीर होने का आवेश आया। 1500 विलायती अर्थात मुसलमान अरब जो बहुत दिनों से उनके यहाँ नौकर थे, उन्हें लेकर तलवार खींचकर वे तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दीं। गोरे लोग शहर में आ गए थे। उनकी तलवारें भी म्यानों से बाहर निकल आई थीं। तलवार जिसमें रखते हैं उसको म्यान बोलते हैं। गोरे और विलायती लोगों की तलवारों में गांठ पड़ते ही चारों ओर भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। उसकी उपमा केवल महाभारत के युद्ध से दी जा सकती है। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ के सैनिक युद्ध करने लगे। 100 तक गिनती गिनने में देर लगेगी, परंतु जोश में भरे हुए विलायतियों को सैकड़ों गोरे मरने में उतने भी देर न लगी। बाकी जो बचे थे वे शहर में इधर उधर भागकर घरों और पैरों की आड़ से बंदूक तानने लगे। पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे, उन्होंने भी तलवार को चलाकर दूर से ही गोलियां मारनी शुरू की। तलवार को नीचे रख दिया और गोली से प्रहार करने लगे। उस समय बाई साहब के साथ एक 75 वर्ष का वृद्ध और पुराना सरदार था। वह आगे आकर बाई साहब का हाथ रोककर कहने लगे, महाराज, इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे हैं। सैकड़ों गोरे शहर के अंदर आ गए हैं, इसलिए शहर में सब फाटक उन्होंने खोल दिए हैं। इस समय लड़ने से कुछ हासिल नहीं। आप किले में जाकर
भी करके फिर कोई युक्ति सोचें, विचार करके कोई युक्ति सोचें। यह कहकर उसने साहब को वापस भेज दिया और हाँक मारकर विलायतियों से भी लौटने को कहा। सब उसने साहब को वापस भेज दिया और हाँक मारकर चारों तरफ, और सब मिलकर किले में पहुंचकर फाटक बंद करके बैठ गए। इधर चारों ओर के फाटकों से घोड़े अंदर आने लगे और विजन करना शुरू किया। विजन मतलब अंग्रेजों लोग निशाना लगाने लगे। 5 बरस में से लगा, 5 बरस से लेकर 80 बरस तक जो पुरुष दिखा उसे गोली या तलवार से पार उतार दिया। शहर के एक भाग में आग भी लगा दी। आग पहले हलवाई पुड़ी से लगाई गई। उस समय ऐसा आर्तनाद फैला कि जिसका पार न था। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब वे उनके प्राणों की जो दशा होती है वही उस समय लोगों की थी। मतलब अंग्रेज भेड़िए थे और यहाँ के जो भागने वाले लोग थे वे भेड़ों के झुंड की तरह। जैसे भेड़िया अटैक करता है भेड़ों के झुंड पर, भेड़ भागते हैं, उस तरह से लोग भाग रहे थे। भय से आतुर होकर लोग बुद्धिहीन से इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते मैं ही बहुत से गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। कोई गली में लपका, कोई घर के तहखाने को भागा, कोई दाढ़ी मूछें साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया, कोई खेतों में जा छिपा। इस तरह अपने प्राण बचाने के लिए जिसे जो जुगत सूझी वही करने लगा। दूसरी ओर गोरे लोग घरों में घुसकर मनुष्यों की हत्या और सोने चांदी की लूट करने लगे। उनके घरों में घुसते ही जो दिखाई दिया उस पर सीधी बंदूक तान जाती थी। यदि उसने चटपट अपना माल असबाब गोरों के हवाले कर दिया तब तो भली भला, नहीं तो प्राण यमलोक में। इधर बाई साहब किले में आकर बड़ी शोक विह्वल होकर दीवान खाने में बैठ गईं। उस तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति और उसके अतिमानवीय पराक्रम का यह अत्यंत दुखकारक परिणाम देखकर हम सबके हृदय भर आए। हम सब दुखी हो गए। सब लोग इधर उधर चित्राक्रांत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए। परंतु बाई साहब के पास कोई भी नहीं जाता था। एक पहर के बाद शहर के हालचाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आईं। उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनकी आंखों के सामने आया उसे देखकर उनके आंसू न रुक सके। बाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण इन बेचारे निरपराध प्राणियों की जानें जा रही हैं। स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना उत्प्रोत था कि उन्हें यह लगने लगा कि मैं महापातकी हूँ। मतलब मेरे कारण लोगों की जान जा रही है। जो आम आदमी है, ये मैं तो राजमहल से हूँ तो मैं अपने राज के लिए युद्ध कर रही हूँ, लेकिन आम आदमी वो तो अंग्रेज़ों के साथ भी उसे कि हूँ कोई निरपे हों, हमें का हानि, ये सोचने वाली बुद्धि है। तो उन लोगों को तो अगर सत्ता हस्तांतरण आसानी से हो जाए तो शायद उनके हित में हो, लेकिन क्या आसानी से सत्ता छोड़ देना, आज़ादी को गंवा देना, किसी विदेशी के हाथ में दे देना क्या ठीक था? ये सोचकर महारानी ने युद्ध किया, लेकिन आम आदमी को जो नुकसान हुआ यह देख करके उनको बहुत दुख हुआ। महापातकी हूँ, जिसको बहुत बड़ा पाप लगे उसे महापातकी बोलते हैं। महारानी खुद के विषय में सोची कि मेरे कारण आम इंसान की ये गति हो रही है, लोग मर रहे हैं, उनकी धन संपत्ति तबाह हो रही है, तो शायद मैं महापातकी हूँ। यह निश्चय उनके मन में कायम हो गया। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण की रक्षा के लिए उपाय करें। जिस वृद्ध सरदार ने सवेरे बाई साहब को किसी किले लौटाया था वही इस समय भी आगे बढ़ा और बाई साहब को दीवान खाने से ले जाकर कहने लगा, महाराज आप जरा शांत हों। ईश्वर ही शहर पर यह दुख लाए हैं, मनुष्य उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य का धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। आप शूर हैं, आप वीर हैं, वीरांगना हैं। रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए। मौका पड़ने पर शत्रु से 2 हाथ लड़ते हुए घेरा तोड़कर पेशवा से मिला जाए। इस बीच में यदि मृत्यु आ गई तो बहुत अच्छा। यहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। इन शब्दों से बाई साहब को बहुत कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुए। वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त लोगों को स्वर्ग मिलता है। इधर बाई साहब रात के 12 बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकली। मोड़ो पंथ तांबे
आदि जितने सगे संबंधी थे वे सब भी हथियार बंद होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए। हर एक की कमर से मुहरे बंधी थीं। खजाने में जो कुछ अर्थ था, अर्थ मतलब रुपया पैसा, वह सब एक हाथी पर लदा गया और उसे बीच में किया गया। साथ में 200 पुराने और जान पर खेलकर जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाले 1200 विलायती बहादुर भी चल रहे थे। भाई साहब पजामा, स्टॉकिंग, बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुए थीं और हरबे हथियार से पूरी तरह लैस थीं। भाई साहब जिस घोड़े पर सवार थीं वह एकदम सफ़ेद था। 2500 रुपये में खरीदा गया था और आज रत्न के समान ही उसका आदर था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को बांधकर और साथ में केवल 1 रुपये की रेजगाड़ी मतलब खुदरा लेकर महारानी बाहर निकली। शाबाश है उस स्त्री को जो इस हाल में भी अपना वीरत्व छोड़ नहीं रही। जैसे ही बाई साहब शहर से निकली कि अंग्रेज़ों को खबर मिली, तुरंत हो हल्ला करके उसको सबको सावधान किया और तोप चालू की। बाई साहब के पास बंदूक थी। वे उसे दागती हुई घोड़ा फेंक कर भागी। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ के बहुत से कट गए, लोग मर गए। जो बचे थे वे अंधेरे में रास्ता भटक कर जहाँ सिंह समाया वहाँ भागे। जहाँ सिंह समाया वहाँ भागे का मतलब है जहाँ भाग सकते थे वहाँ भागे। चारों ओर सवार ही सवार थे। उसमें अंग्रेज़ों को यह पता ही नहीं लग पाया कि बाई साहब का घोड़ा कौन सा है। बाई साहब ने जो घोड़ा फेंका तो वह पल भर में अंग्रेज़ी फौजों का घोड़ा घेरा तोड़कर उन्हें बहुत पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। इस तरह बाई साहब दुश्मन के घेरे पार करके कालपी के रास्ते पर चल दी। कालपी जगह का नाम। कालपी का रास्ता पकड़कर मंजिल दर मंजिल मारते हुए एक दिन सांझ को एक खेड़े में जाकर बस्ती की। स्टॉप किए, स्टॉपेज हुआ, वोल्टेज हुआ। कालपी वहाँ से लगभग 6 कोस रहा होगा। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे उतरकर भोजन बना खाकर हम लोग सो गए। पूरी छावनी, पूरा जो जत्था था वह सब लोग खाना खाकर सो गए। प्रत्यूष वेला में एकाएक हल्ला सुनकर आंख खुल गई। उठकर देखता हूँ तो सैकड़ों सवार रास्ता उधेड़ते हुए चले आ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लपेट कर यह सोचते हुए कि भगवान अब जान कौन सा संकट आएगा, सिपाही लोगों के साथ ही भागे। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि चरखाड़ी में पेशवा की अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुई थी तो उसमें पेशवा की हार हुई। उनके साथ झांसी वाली रानी भी थी। वह फौज लौटकर फिर कालपी आ रही थी। तब हम जरा निश्चिंत हुए। पाँव फटते फटते एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। हम लोग बैठे ही थे कि 4-5 सवार कुएं की तरफ से होते हुए निकले। उसमें झांसी वाली रानी भी दिखाई दी। साड़ी पोशाक पठानी थी और शरीर धूल से भर रहा था। मुख किंचित आरक्त, म्लान और उदास था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी और घोड़े से उतरकर हमारे पास आकर पूछने लगी, आप लोग कौन हैं? मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर हाथ जोड़कर, महाराज आप ही की प्रजा हैं। बाई साहब हमें पहचान गई। मैं मटके को जैसे ही कुएं में छोड़ रहा था उनके लिए पानी निकालने के लिए कि बाई साहब बोली, आप विद्वान हैं अतः मेरे लिए पानी ना खींचें, मैं ही खींचे लेती हूँ। उनके ये उदारता से भरे हुए शब्द सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, परंतु निरुपाय होकर रस्सी और मटका रख दिया। भाई साहब ने पानी खींचकर उसी मिट्टी के पात्र से अंजलि बांधकर पानी पिया। दैव गति बड़ी विचित्र है। फिर बड़ी निराश मुद्रा में कहने लगी, मैं आधा सेर चावल की हकदार, मेरी ऐसी राणमुड़ को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई हूँ तो इसके लिए ऐश्वर्य सुख मान प्राण सबकी आशा छोड़ बैठी हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई बोली इस लेखक महोदय को कि मैं तो विधवा, मुझे थोड़ा भोजन मिलता उतना ही मेरा काम होता आम स्त्री की तरह रहने पर, लेकिन चूंकि मैं महारानी हूँ तो मैं युद्ध कर रही हूँ तो इसलिए मुझे सब करना पड़ रहा है। मेरा फर्ज यही है। न जाने कौन से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते। चरखाड़ी में बड़ी लड़ाई हुई परंतु जय शत्रुओं को ही मिली। अब वे कालपी की तरह बढ़े आ रहे हैं। जल्दी ही वहाँ भी जंग होगी। जो कुछ लीलाड़ मतलब कपार में मतलब भाग में, नसीब में, किस्मत में लिखा होगा सो तो होगा ही। यह कहकर बाई साहब उठी। हम भी खड़े हो गए। बाई साहब घोड़े पर सवार हुई। तब एकाएक उन्होंने पूछा, कालपी क्यों जा रहे हैं? उनके पूछने पर मैंने कहा, कालपी में बहुत से दक्षिणी हैं, उनमें कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मावर्त क्षेत्र जाना चाहते हैं। अच्छा तो तुम कालपी में गोदाम पर आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया।
कालपी में 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौजी लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेज़ों की जय होने से गदर वाले बहुत कुछ निराश हो चुके थे। गदर वाले मतलब एक क्रांतिकारी लोग, देशी लोग। इसलिए बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए थे। सैनिक की नौकरी छोड़ करके भाग गए थे लोग। अंग्रेज सरकार ने उनके नाम पहले से ही जगह जगह जाहिरनामे में लगा रखे थे। इसलिए भेष बदल कर वे लोग एक दूसरे काम धंधे करने लगे। जो लोग नए लोग रखे गए थे वे बिल्कुल नौसिखिए थे। उन्हें ढंग की कवायद भी न आती थी, इसलिए टिकाऊ नहीं थे। इतना ही नहीं, गदर में अच्छे और दमदार लोग जब मिलने को राजी नहीं हुए तो नए सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। उनका लक्ष्य लड़ाई न होकर लूट अधिक थी। तीसरे दिन जब इन सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेज़ों की ही होगी और पेशवा टूटेंगे, तो वे लोग सैकड़ों की तादाद में लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर में आ घुसे और दंगा, लूट, अनीति मचाई। चीनी की तो सड़क पर बिछायत बिछ गई। अनाथ स्त्रियों को की बड़ी ही दुर्दशा की गई। वे लोग लूटपाट कर ही रहे थे। इतने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीत कर शहर में आ गए। उन्हें देखते ही ये डाकू, काले सिपाही जहाँ सिंह समाया उधर ही भाग निकले। सैकड़ों की हत्या हुई। तात्या टोपे, झांसी वाली बाई और राव साहब तो अपना रंग फीका देखकर पहले ही जंगलों में निकल गए थे। ये हुआ अंग्रेज़ों के डर से। यहाँ जो सैनिक बहाल हुए थे वे भी चोर उचक्कों की तरह व्यवहार करने लगे और जब अंग्रेज आए तो लड़ने के बदले में वे लोग भी छुप गए, भाग गए मैदान छोड़कर। ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रय में जो लड़वैये लोग थे वे तात्या टोपे के साथ चले गए थे। कालपी में पेशवा की हार होने पर वे सब पलटने ग्वालियर की ओर पलट पड़े। मुरार में शिंदे सरकार की फौजी छावनी थी। उन्होंने वहां जाकर मोर्चा बांधा और शिंदे को कहलाया कि ये तो खर्च के लिए हमें 4 लाख रुपए दो, नहीं तो मैदान में आओ। उस पर दिनकर राव राजवाड़े दीवान ने जवाब दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जयाजी महाराज शिंदे, उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पार पहुँचे। सिंध की तरफ के बहुत पलटनियों ने यह कहा कि हम लड़ाई का ठाठ तो बांध देंगे, लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। इतने में ही गदर वाली फौज की तरफ से तोप में पलीता दे दिया गया और मारू बाजे बजने लगे। तोप तैयार है, बाजा बजने लगे युद्ध के लिए। शिंदे और दीवान ने अपनी ओर के गोलंदाजों को बहुत बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। शिंदे राजा और दीवान दोनों ही घोड़े से उतर पड़े और अपने हाथों तोप से बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर तो बाजरे की थैलियां भरी हुई थीं। तब तो शिंदे राजा और दीवान राजवाड़े हक्का बक्का हो गए और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरा का रास्ता पकड़ लिया। सारे तोपों को बेकार कर दिया गया था। इधर लड़ाई की चुटपुट तो हो ही चुकी थी। 200 आदमी मारे काटे गए कि इतने में शिंदे और उनके दीवान के भाग जाने की खबर चारों ओर फैल गई। शिंदे के सिपाही यह सुनते ही इधर उधर भाग खड़े हुए। लड़ाई बंद हो गई। श्रीमंत पेशवा की ओर शहनाई बजने लगी और उन्होंने लश्कर की ओर कूच किया। शिंदे सरकार ने फूलबाग नामक एक बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया था। श्रीमंत वहाँ एक रात बंगले में ठहरे। गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। हाथी, ऊँट वगैरह इधर उधर छोड़ दिए, सो पेड़ फूलों की दुर्दशा हो गई। बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ डाले। शहर में सर्राफा और दुकानें फटाफट बंद हो गईं। बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ डाले। शहर में सर्राफा और दुकानें फटाफट बंद हो गईं। सड़कों पर भूत लौटने लगे। फिर श्रीमंत ने दौड़ी पिटवा कर सब दुकानें खुलवाईं, डुडुगी पिटवा के, और रीति मत फिर से व्यवहार शुरू हुआ। शहर के राजमहलों में पहले किसे भेजा जाए, श्रीमंत राव साहब इसका विचार कर रहे थे। तभी झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी। राव साहब ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बंदोबस्त करके जाना। तब बाई साहब 200 सवारों को लेकर बड़े गंभीर भाव से शहर में आईं। सवारी सर्राफे और प्रमुख बाजारों से चली जा रही थी। बाई साहब के सम्मान में सिपाही आगे बंदूकों से हवा में फायर करते चलते थे। इस तरह सवारी महलों में पहुंची। महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं गए थे, कारण कि वे सब बाई साहब शिंदे के कारकुन थे। कारकुन मतलब स्टाफ। उन्होंने जाकर कहा कि इधर बाई साहब रहती हैं, अपने लोगों को उधर आने से रोक दीजिए। झांसी वाली रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को
ताकीद कर दी कि जहाँ जहाँ बाई साहब के ताले पड़े हों उधर तुम लोगों के जाने का कोई काम नहीं। बाइया बाई साहब 4-5 दिन पहले महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थीं। झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहाँ की सब चीज़ें अपने ताबे में ले लीं और फिर राव साहब और तात्या टोपे की खबर भेजी कि यहाँ सब ठीक है, आप चले आइए। तब राव साहब की सवारी बड़े ठाठ बाट के साथ शहर के बड़े बड़े बाज़ारों से होकर धीरे धीरे आगे चलती हुई महलों में आई। कितनी बड़ी बहादुर थी ये लड़की, ये देखिए। शिंदे सरकार के मुनीमों और कारकुनों ने उनको भेंट की। राव साहब ने कहा कि हम यहाँ ब्रह्म भोज कराना चाहते हैं, इसलिए कल से ब्रह्म भोज, किसी के मरने के बाद जो भोज होता है वो ब्रह्म भोज है। इतनी मात्रा में सैनिक मरे हैं तो भोज होना चाहिए, इसलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध करो। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ 1-1 रुपया दक्षिणा बांटी जाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी जाएगी। जब तक हर यहाँ रहेंगे तब तक रोज़ यह कायदा चलेगा। मुनीमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुक्म के अनुसार ही सब सरंजाम हो जाएगा। इस तरह बड़ी राजी खुशी से श्रीमंत राव साहब ने वहाँ 18 दिन बिताए। रोज मुक्त द्वार होता था। शहर का प्रबंध रोज मुक्त द्वार होता था। शहर का प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था। मुरार में एक पलटन तैयार थी, लेकिन 18वें दिन 11-12 बजे के लगभग अचानक बड़ी खलबली मच गई। खबर पड़ी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया है। उसी दम झांसी वाली बाई, तात्या टोपे और राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार की ओर दौड़ गए। मुरार में घमासान युद्ध छिड़ गया। झांसी वाली के गोली लगी पर वह मानी नहीं। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा। उस समय वे घोड़े से गिरने लगी। तात्या टोपे ने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। बाई साहब की मृतदेह को एक जगह रखकर लोगों ने उनका दहन किया। अंग्रेजों की जीत रही। गदर वाले इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार रणांगण में, रण की भूमि में उस मशहूर देवी स्वरूपिणी स्त्री ने, देवी थी वह स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता। परंतु गदर वालों की सदा उत्साह और शूरता से चमकने वाली प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई। वह महिला मर गई, मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन उसने जिस बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया वह काबिले तारीफ है। इसीलिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और देवी स्वरूप थी। कैसा ऊंचा चरित्र। स्त्रियां बहुत होती हैं, वो अपने कार्य में लगी रहती हैं, घरेलू धंधों से ही उनको मुक्ति नहीं मिलती। यह रानी कैसी थी, युद्ध भूमि में गई और युद्ध की और उसने इतिहास स्थापित किया। महिलाओं के लिए क्या, पुरुषों के लिए भी वो एक रोल मॉडल बनी। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है और प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग फिर एक वीडियो देखेंगे जो कल आ जाएगा। और तब तक आपको इसके लिए धन्यवाद।